नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स को जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके एक और लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले जो यूनिट 1 है आपका, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उस पर मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं 2 पार्ट्स में। दोनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम महात्मा गांधी के स्वराज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके भी जो नोट्स होंगे वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि 15 मई 2021 आते आते तक जितने भी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको थिंकर्स को पढ़ने हैं, मैं सब थिंकर्स को कंप्लीट करा दूंगा। वेदर टैगोर का क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म हो, या फिर अंबेडकर का सोशल जस्टिस हो, या फिर लोहिया का न्यू सोशलिज्म हो, या फिर एम.एन. रॉय हो, या फिर राजा राम मोहन रॉय हो, कोई भी हो, हम सबको कंप्लीट कर लेंगे। वेदर नेहरू का सोशलिज्म हो, हम सभी थिंकर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने महात्मा गांधी को किस तरह से पूरा किया है उसको आप देखिए। आप भविष्य में अगर नेट का एग्जाम देते हैं तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो उस प्रकार से मैंने कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। और फिर डिटेल में आप किस तरह से स्वराज पे क्वेश्चन आएगा तो उसको लिखेंगे, उस आंसर को मैंने पूरी तरह से इसमें इंक्लूड किया है। बस अगर आप ये नोट्स को पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हमने बहुत सुना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या सच में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है? दोस्तों, मेरे अनुसार मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, बल्कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जितने मजबूत थे, उतना शायद ही कोई हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में मजबूत हुआ होगा। दोस्तों देखिए, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। वेदर भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, नेहरू हो या गांधी हो। गांधी को पूरी तरह से नकार देना और ये कहना कि आजादी में गांधी का कोई रोल नहीं है, ये अपने आप में सुनने में बहुत खराब लगता है। और आज की जो राजनीति है, यह सिर्फ गांधी को धूमिल करने से ही चलती है। मैं फिर से कहता हूं, गांधी मजबूरी का नाम नहीं है, गांधी मजबूती का नाम है। गांधी ने अपने हाथ में हमेशा लाठी रखी, डंडा रखा, लेकिन उस डंडे को कभी चलाया नहीं। बस उसने डंडे को दिखाकर अंग्रेजों को भगा दिया। इतनी ताकत है गांधी। हम समझते हैं कैसे मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। गांधी बहुत मजबूत थे और गांधी का जो ब्रेन था, वह ब्रेन शायद ही किसी के पास होगा। आप सपोज कीजिए, अगर गांधी भी बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी तरह अगर रेवोल्यूशनरी पाथ पर जाते तो क्या अंजाम होता? ये तो उसी तरह की बात हुई कि हम ग्रेट खली के पास जाकर और उसको चमाट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अंजाम होगा? जो अंग्रेजी सरकार होगी, हमें फांसी के फंदे में लटका देगी। गांधी ने तो इतने नॉन वायलेंस का सहारा लिया, अहिंसा का सहारा लिया, फिर भी इनको कितनी बार यरवदा जेल जाना पड़ा और तमाम जगहों पर इनको नजरबंद रखा गया। अगर रेवोल्यूशनरी पाथ को अपनाते तो गांधी का भी जो गेम है वह समाप्त हो जाता बाकियों की तरह, और गांधी शायद कभी भी आजाद भारत को देख नहीं पाते। गांधी ने दिमाग लगाया। अब ब्रिटिश जो थे वह कहते थे कि वी आर द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के हम बहुत बड़े संरक्षक हैं। तो गांधी जी ने डेमोक्रेटिक वे को अपनाया। अमेरिका देख रहा था, अमेरिका सुपर पावर बनने की चाह में था। उस समय सुपर पावर ब्रिटेन और फ्रांस हुआ करते थे। अमेरिका के पत्रकार आते थे, गांधी जी से मिलते थे। आप ये बात को समझिए, दांडी मार्च में गांधी जी जा रहे थे अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, वह एक खुद थे 79 फॉलोअर्स के साथ। अब अंग्रेजों के सामने दुविधा ये है, गांधी ने कहा हम कानून तोड़ेंगे, पर कानून अभी तक तोड़ा तो नहीं, तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। साथ में यूरोपियन मीडिया, जर्मन मीडिया, यूएस का मीडिया, सारा गांधी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं आगे आगे। अब गांधी ने अभी तक कानून नहीं तोड़ा तो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर गांधी ने कानून तोड़ा तो बेचारा क्या करेंगे? गांधी सिर्फ एक नमक का टुकड़ा उठाएंगे।
समुद्र के पास जाकर। तो गांधी ने अगर नमक का टुकड़ा उठाया, तो अगर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको अगर मारा पीटा गया, तो इससे भी बदनामी होगी ब्रिटिश की, कि एक बूढ़े आदमी को मारा पीटा गया, ये जो अंग्रेज है निर्दयी है। तो गांधी जी का तो विन विन सिचुएशन था। गांधी जी दोनों तरफ से, गांधी जी कहते थे कि एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अलग है। एक गाल में कोई मारेगा और पूरा दुनिया देखेगी, तो दूसरे गाल में जो मारने वाला होगा वह शर्म से नहीं मारेगा, वो तो हार जाएगा बेचारा, उसके आंख में पानी आ जाएगा। और जहां तक एक और मैं डिस्कशन को छूना चाहता हूँ, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे मेरी बात को समझेंगे। गांधी एरविन पैक्ट हुआ था, और गांधी एरविन पैक्ट में ही अभी गांधी पर इल्जाम लगते हैं कि आखिर भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया गया। तो भगत सिंह को सजा मिली थी सॉन्डर्स हत्याकांड में। सॉन्डर्स को भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार दी थी। जब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था तो किसी और को मारना चाह रहे थे, पर सॉन्डर्स पकड़ा गया तो उसी को ठोक दिया। अब यूएस मीडिया उसको कवर कर रही है। गांधी को इतना रिस्पेक्ट क्यों मिल रहा है? गांधी को यूएस सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी को और फॉरेन पावर सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी से ब्रिटिश डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गांधी को इंटरनेशनल सपोर्ट है। और क्यों इंटरनेशनल सपोर्ट है भाई? क्या गांधी जी प्रधानमंत्री थे कहीं के? नहीं, गांधी बस अहिंसा के पुजारी थे। गांधी अहिंसा के पथ पर चलते थे और इसी से दुनिया उनका समर्थन करती थी। अगर गांधी ने ये मांग उठाया होता कि भगत सिंह और इनकी फांसी को रोक दी जाए, तो गांधी की छवि क्या होती दुनिया के सामने? आप सोच कर बताइए। मैं प्रणाम करता हूँ भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु को, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए। भगत सिंह मेरे फेवरेट भी है। लेकिन गांधी को धूमिल करना, गांधी को मजबूर बताना, अरे गांधी मजबूर नहीं मजबूत थे भाई, ये चीज को समझो। तो इसीलिए गांधी अरविंद पैक्ट में गांधी ये बात को अगर उठाते तो गांधी की क्या छवि रहती, कि यह भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए गांधी को हमेशा आप देखिए, तो जब आप देखिए गांधी को तो थोड़ा चश्मा अपना बदल के देखिए। उस समय का जो संदर्भ है, परिप्रेक्ष्य है, इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसका चश्मा लगाकर कभी आप इनको देखिए। गांधी तो मेरे विचार में उतने ही महान है जितने महान हमारे सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद है। सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक को नकार देना और दूसरे को सराखों पे बिठा लेना, ये कदापि सही नहीं है, और आज की राजनीति में यही हो रहा है। अब इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद, लेकिन ये मेरे दिल की बात थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं अब थोड़ा गांधी की ओर बढ़ता हूँ, और ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, जन्म कब हुआ था? 1869 में। कहाँ जन्म हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात। जो वेस्टर्न पार्ट था ब्रिटिश रूल इंडिया का, वहां हुआ था 2 अक्टूबर 1969। ये आपको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में ही हो गई थी, 1883 में। और गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, तो ये कस्तूरबा गांधी 1 साल गांधी जी से बड़ी थी, मतलब ये 14 साल की थी और गांधी जी 13 साल के थे। फिर 1988 में गांधी जी चले गए लंदन लॉ पढ़ने। उसके बाद वे रिटर्न होते हैं इंडिया 1891 में। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ 18 होगा। यहाँ 1888 में गांधी जी चले जाते हैं लंदन लॉ की पढ़ाई करने, और उसके बाद 1891 में रिटर्न होते हैं इंडिया। उसके बाद गांधी जी 1893 में वापस से साउथ अफ्रीका जाते हैं, और साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी अपना फर्स्ट सत्याग्रह करते हैं। ये सब क्वेश्चन आता है भाई नेट के एग्जाम में, और बाकी भी अगर आपको एग्जाम दोगे तो, कि पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कब और कहाँ किया? तो 1906 में किया। कहाँ किया? तो साउथ अफ्रीका में ही किया था। फिर उसके बाद गांधी जी को काफी ज्यादा सक्सेस मिला साउथ अफ्रीका में अपार्थेड के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, और फाइनली गांधी जी जो है
वह 9 जनवरी 1915 में घर वापसी कर लेते हैं, इंडिया जाते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं, एनआरआई डे मनाते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है, क्योंकि गांधी जी सबसे बड़े एनआरआई हुए आज तक के, ठीक है, जो भारत लौटे, इसीलिए। फिर उसके बाद he was one of the most influential freedom fighter in the whole Indian freedom struggle। बिल्कुल इसमें कोई मत नहीं है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फ्रीडम फाइटर थे जो पूरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसमें। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो गांधी जी ने कंडक्ट किया था, तो सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। इंडिगो वाला मामला आपने इसको 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, फ्लेमिंगो बुक में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को लेके आते हैं। इंडिगो का मामला था, वहाँ चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ के किसानों से जबरदस्ती इंडिगो की खेती कराई जाती थी और बाद में फिर जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया था। तो इसको आप देख सकते हैं क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह किया था गांधी जी ने 1970 में। फिर अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह किया था 1918 में। फिर खेड़ा का सत्याग्रह किया था 1918 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया था 1920 में। फिर उसके बाद 1922 में इसको वापस ले लेते हैं, चौरी चौरा जो आपका मेरे ख्याल से 5 फरवरी 1922 को ये घटना हो जाती है। तो इसके बाद फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करते हैं जिसको हम लोग डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। ये शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ, और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं दांडी के तट पर और नमक उठा लेते हैं और साथ में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर गांधी एरविन पैक्ट होता है और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं। तो इतना आपको नहीं इसमें जानना, हम गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये सब जो है घटनाक्रम है, ये सब इम्पोर्टेंट आपके इवेंट्स हुए हैं इन दी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, जिसके लीडर महात्मा गांधी थे। उसके बाद उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट किया 1942 में। फिर ये इम्पोर्टेंट उनके वर्क्स मतलब उनके बुक्स, तो सबसे पहले द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर हिंद स्वराज, जिसमें ये बुक हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस लेसन के लिए, क्योंकि हिंद स्वराज में ही इन्होंने अपने स्वराज के कॉन्सेप्ट को दिया है। फिर उसके बाद गांधी जी के बहुत सारे लेटर्स, फिर गांधी जी एडिटर भी थे न्यूज़पेपर के, आगे हम देखेंगे। तो जितने भी उनके विचार थे उनका कंपाइलेशन है और कंपाइलेशन को मिलाकर लिखा गया इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, कि गांधी जी के सपनों का भारत। लेकिन गांधी जी के सपनों का भारत जो हम बनाना चाहते थे गांधी जी, उस पर हम खरे नहीं उतरे। और इनफैक्ट आप देखिएगा कि न्यूजीलैंड और स्वीडन जैसे कंट्रीज ने गांधी जी के आइडियाज पे अपने सोसाइटी को बनाया और आज वे काफी खुश हैं, सुखी हैं, और हम कहाँ हैं, हमारे यहाँ भी गरीबी है। तो हमने गांधी को शायद कहीं खो सा दिया है। उसके बाद विलेज स्वराज नाम का बुक जो है वो भी गांधी जी का है। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ गांधी जी ने नवजीवन नाम का न्यूज़पेपर गुजराती में शुरू किया था। फिर उसके बाद यंग इंडिया नाम का इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसे बाद में इन्होंने हरिजन नाम दे दिया था, उन्होंने शुरू किया था। अब गांधी जी किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, गांधी जी पर किनका किनका प्रभाव था? तो सबसे पहले लियो टोल्स्टॉय जो थे, इनका पैसिमिज्म का फिलॉसफी है, ये पैसिफिक समझते हैं ना, मतलब नॉन वायलेंट एक तरह से। तो नॉन वायलेंस का जो फिलॉसफी है यहीं से कहीं ना कहीं गांधी जी ने लिया, और बाकी भी बहुत सारे स्रोतों से, जैसे बुद्धा को भी गांधी जी काफी ज्यादा फॉलो करते थे, तो वहां से भी अहिंसा का जो ज्ञान है जैनिज्म से, बुद्धिज्म से उन्हें प्राप्त हुआ है। तो जो 3 आपके सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो लियो टोल्स्टॉय के हैं, जैसे गॉस्पेल इन ब्रीफ, फिर व्हाट टू डू, इसको व्हाट इज टू बी डन, दोनों में से किसी एक नाम से जानते हैं। फिर किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें कहीं ना कहीं आपको स्वराज की झलक देखने को मिलेगी, इससे गांधी जी काफी ज्यादा प्रभावित हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये जो बुक है। फिर उसके बाद जॉन रस्किन की जो बुक है अनटू दिस लास्ट
इसका भी प्रभाव गांधी जी पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट गांधी जी के जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको नहीं पढ़ना, मैं कभी भविष्य में जब यूपीएससी पीएसआईआर के लिए मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो गांधी जी के जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग गांधीयन सोशलिज्म कह सकते हैं, वह जो है जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट से ही प्रभावित है। उसके बाद हेनरी डेविड थोरियो का सिविल डिसोबीडियंस जो बुक है, इससे काफ़ी ज़्यादा वह प्रभावित थे। फिर प्लेटो के रिपब्लिक से वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। फिर जो टीचिंग्स हैं स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, इससे भी वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। फिर जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं हिंदुइज्म के, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, इससे भी वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और साथ ही साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी प्रभाव उन पर साफ-साफ देखने को मिलता है। तो ये तो उनके बारे में कुछ जानकारी हो गई। ये सब आप ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर्स में, इन्फ्लुएंसेस क्या हैं गांधी के, कम से कम इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा कि उनके पॉलिटिकल थॉट पर किनका-किनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम अब इंट्रोडक्शन किस तरह से अपना आंसर में देंगे। अगर डिस्कस द गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज, अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप इंट्रोड्यूस करना शुरू कीजिएगा। गांधी इज राइटली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। गांधी को सही मायनों में पिता कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का, इसमें कोई संदेह का बात नहीं है। इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट द नेशनल मूवमेंट बिकम द मास मूवमेंट। उनके ही लीडरशिप के अंतर्गत जो नेशनल मूवमेंट था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, वह जन आंदोलन का रूप लिया था, मास मूवमेंट बन गया था। अकॉर्डिंग टू मेनी हिस्टोरियंस एंड पॉलिटिकल थिंकर्स, Gandhi cannot be regarded as political thinker in conventional sense because he has not propagated any systematic theory related to politics. तो बहुत सारे हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल थिंकर्स की अगर हम माने तो हम गांधी के को सही मायने में एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कोई भी सिस्टमैटिक थ्योरी नहीं दिया है पॉलिटिक्स का। ठीक है, इसीलिए his political thoughts have been traced through different sources, और उनके पॉलिटिकल थॉट को हम लोग डिफरेंट सोर्सेस से ढूंढने का प्रयास करते हैं और वहां हम लोग पाते हैं, जैसे में उनका जो बुक्स है, उनकी जो राइटिंग्स है और उनका जो इंटरव्यूज और स्पीच है, उससे हमें उनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में पता चलता है। इनफैक्ट जो प्रोफेसर हुमायूं कबीर है, वह गांधी को एक फिलोसफर नहीं कहते, ध्यान से देखिएगा, वह गांधी को एक दार्शनिक नहीं कहते बल्कि एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो गांधी एक दार्शनिक नहीं थे बल्कि एक दार्शनिक से बढ़कर थे। गांधी एक साइकोलॉजिस्ट थे, माने गांधी एक मनोवैज्ञानिक थे। गांधी जो थे वह जन मानसिकता को बहुत अच्छे तरह से पढ़ने में उस्ताद थे कि जनता कैसे सोचती है, जनता का मानसिक स्थिति क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। यही कारण है कि गांधी जो है वह सबसे सक्सेसफुल मास लीडर के रूप में, जन नेता के रूप में उभरे हमारे सामने, है ना, मास लीडर के रूप में उभरे, क्योंकि गांधी जी एक साइकोलॉजिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू द हुमायूं कबीर, ही वाज नॉट जस्ट द फिलोसफर, ही वाज साइकोलॉजिस्ट, माने मनोवैज्ञानिक थे एक तरह से। वह लोगों के मानसिक स्थिति को, उनके उनके मनोदशा को समझ जाते थे। इसीलिए सबसे बड़े मास लीडर के रूप में गांधी जी हमारे सामने उभरते हैं। इनफैक्ट गांधी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द मैन ऑफ एक्शन। इनफैक्ट गांधी को हम लोग मैन ऑफ एक्शन कह सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे सच्चाई पता है या मैं जानता हूं कि सच क्या है। गांधी ने हमेशा लोगों को इंस्पायर किया कि आप सच को खुद से ढूंढो। व्हाट इज ट्रूथ, यू शुड फाइंड बाय योर ओन। आप स्वयं उसको ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, गांधी हमेशा डिनाई करते थे कि गांधीज्म अर्थात गांधीवाद नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन गांधीज्म को, गांधीवाद को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गांधीज्म में बिलीव करते थे, गांधीवाद में अभी भी बिलीव करते हैं, और गांधीज्म एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स भी कहा करते थे कि मुझे नहीं भरोसा कि कुछ मार्क्सवाद नाम का एग्जिस्ट करता है, बट वी ऑल नो दैट मार्क्सिज्म एग्जिस्ट। Similarly, on the same line, Gandhi was also telling, no, I do not believe that Gandhism exists,
but in reality, yes, Gandhism exists because there are many people even in today's era which are following Gandhi. Okay, Gandhi was one of the most popular personality not only in India but all over the world who had ever born. गांधी जो थे वह सबसे मतलब मोस्ट पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, जिसने आज तक पैदा लिया इस धरती पे। अगर हम एक सर्वे की बात करें, एक सर्वे कंडक्ट करता है टाइम्स मैगजीन, गांधी के बारे में कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट के बाद दूसरे वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लोग सबसे अधिक प्यार करते थे। आप समझ सकते हैं गांधी के व्यक्तित्व को इस बात से कि जीसस क्राइस्ट के बाद वह ऐसे व्यक्ति धरती पर रहे जिसे लोगों ने सबसे ज्यादा प्रेम किया, और ये टाइम्स मैगजीन का एक सर्वे है। उसके बाद जब गांधी जी का जो उनका यात्रा था, जब उनके यात्रा का, उनकी जीवन यात्रा का अंत हुआ 30 जनवरी 1948 को, इसी दिन हम लोग मार्टियर्स डे मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, जब एक हिंदू फैनेटिक ने, नाथूराम गोडसे जिसका नाम था, एक हिंदू कट्टरवादी व्यक्ति ने, नाथूराम गोडसे ने जब उनको मार दिया, तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बयान दिया था, जनरेशंस टू कम विल स्कार बिलीव दैट सच वन एज दिस एवर इन फ्लेश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ, कि मतलब आने वाले पीढ़ियों को शायद ही भरोसा होगा कि हाड़ मांस का कोई ऐसा भी पुतला धरती पर रहा होगा। मतलब गांधी इतने महान थे कि आज भी हम विश्वास नहीं कर पाते कि गांधी सच में इतने महान थे। वही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि हाड़ मांस का ऐसा पुतला धरती पर रहा भी होगा, आने वाले पीढ़ियों को ये विश्वास नहीं होगा। पर सच्चाई तो यही है कि हाड़ मांस का ऐसा पुतला था गांधी के रूप में, जिन्हें हम आज अस्वीकार करते हैं। अगर आत्मा नाम की कोई चीज होती होगी, तो अगर गांधी की आत्मा होगी तो आज उनका रूह कितना रोता होगा। आप सोच कर देखिए, गांधी ने क्या नहीं त्याग किया हमारे देश के लिए, लेकिन आज गांधी को क्या इज्जत मिलती है हमारे देशवासियों के द्वारा। मुझे तो शर्म आता है कभी कभी। उसके बाद हम गांधी के स्वराज को, आइडिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें आप जरूर लिखिएगा। उसके बाद हम गांधी के स्वराज को समझने की कोशिश करते हैं। तो गांधी के स्वराज को समझने से पहले, इनफैक्ट गांधी के जितने भी और भी आइडियाज हैं, गांधी का जो सर्वोदय का आइडिया है, और भी तमाम बहुत सारे आइडियाज हैं, सबको समझने से पहले आपको एक गांधी का कॉन्सेप्ट जरूर समझना पड़ेगा, जो है अहिंसा या नॉन वायलेंस। क्योंकि ये जो नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, वह एक तरह से नींव है, आधार है गांधी के हर एक प्रिंसिपल, हर एक सिद्धांत, हर एक कॉन्सेप्ट का। गांधी का पूरा गांधीयन पॉलिटिकल थॉट ही अहिंसा, नॉन वायलेंस पर टिका हुआ है। गांधी कभी भी अहिंसा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जहां हिंसा होती थी वह तुरंत आंदोलन वापस ले लिया करते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ फिलोसॉफिकल होंगे गांधी, जब वह अगर अपने जब अहिंसा के कॉन्सेप्ट को बताएंगे तो एज दिस इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ गांधीज पॉलिटिकल थॉट, मतलब अहिंसा के बारे में कहा जा रहा है, ऑल अदर आइडियाज ऑफ गांधी, जितने भी और आपके विचार हैं गांधी के, जैसे में सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय इत्यादि, सब के सब नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। मतलब कोर आइडिया जो है वह नॉन वायलेंस है। अब गांधी के लिए नॉन वायलेंस, अहिंसा का क्या मतलब था? ठीक है, गांधी के लिए सच्चाई ही ईश्वर था। ठीक है, गांधी मानते थे कि ट्रुथ इज द गॉड, मतलब जो सच्चाई है वही भगवान है। एंड ही बिलीव दैट अहिंसा इज द पाथ फॉर द अटेनमेंट ऑफ ट्रुथ, और उनका मानना था कि अहिंसा ही वह रास्ता है, वह पथ है जिससे हम सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं, ट्रुथ को अटेन कर सकते हैं। और जब आपने ट्रुथ को अटेन कर लिया तो आपने भगवान को अटेन कर लिया। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अहिंसा ही वह राह है, वह पथ है, वह रास्ता है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी ये बात को क्लेम करते थे कि अहिंसा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। किस बेसिस पर? तो उसका बेसिस था एंड्स और मीन्स का थ्योरी। एंड्स और मीन्स का थ्योरी जब मैकियावेली मैं आपको बताऊंगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि मैकियावेली ने एंड और मीन्स दोनों को सेपरेट कर दिया था।
मैकियावेली ने बोला था कि आप क्या पाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वह महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से उसको पा रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं, एंड्स और मीन्स दोनों में कंटिन्यूटी है। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान जिस रास्ते पर चलेंगे, भगवान जिस रास्ते को फॉलो करेंगे, जिस मीन्स जिस माध्यम को फॉलो करेंगे, आपको भी उसी माध्यम को, उसी मीन्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप शैतान के रास्ते को फॉलो करके आप भगवान को नहीं पा सकते। इसीलिए भगवान का रास्ता क्या होगा? भगवान का रास्ता अहिंसा होगा कि हिंसा होगा? तो ऑफ कोर्स भगवान का रास्ता अहिंसा होगा। तो इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, सच्चाई को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान के रास्ते पर चलना होगा। और इनफैक्ट भगवान का रास्ता हमेशा क्या होगा? भगवान का रास्ता हमेशा अहिंसा होगा, नॉन वायलेंस होगा। देयरफॉर गांधी कहते हैं कि अहिंसा के राह पर चल के हम जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट गॉड हैव बीन डन, मतलब जो भगवान करेंगे हमें उसे करना चाहिए। रदर व्हाट शैतान हैड बीन डन, जो शैतान करेगा उसके उलट। तो शैतान अहिंसा करेगा, भगवान सॉरी शैतान जो है वह हिंसा करेगा, भगवान अहिंसा करेंगे, नॉन वायलेंस करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको अहिंसा के रास्ते पे चलना होगा। और उनका ये जो अहिंसा का जो आइडिया है वह जीसस क्राइस्ट से, लॉर्ड राम से और बुद्धा से इंस्पायर्ड है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं दैट इफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज अटेनमेंट ऑफ ट्रुथ, कि अगर आपके जीवन का अगर लक्ष्य है सच्चाई की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति, तो अहिंसा ही सिर्फ एक रास्ता है। मतलब नॉन वायलेंस इज ओनली द पाथ टू अटेन द ट्रुथ और द गॉड अकॉर्डिंग टू गांधी। ओके, ये बात आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ अहिंसा। तो गांधी के अहिंसा का क्या फीचर है? तो गांधी के अहिंसा को हम नैरो सेंस में या निगेटिव सेंस में नहीं समझेंगे। नैरो या निगेटिव सेंस में का मतलब है कि गांधी का अहिंसा का सिर्फ इतना मतलब नहीं है किसी पर वायलेंस मत करो, मतलब किसी को मारो पीटो मत, किसी को लठिया मत दो, ये सिर्फ उसका मतलब नहीं है। गांधी के नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल है, गांधी का जो अहिंसा का प्रिंसिपल है, वह ब्रॉडर है, वह नैरो नहीं है, वह काफी बृहद है। गांधी के अनुसार नॉन वायलेंस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ लव एंड फ्रैटर्निटी। आप दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखो, भाईचारे का भाव रखो। नॉन वायलेंस कैन बी ओनली फॉलोड व्हेन वी हैव फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड फॉर अदर्स। नॉन वायलेंस हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति भाईचारा का भाव हो, तभी हम फॉलो कर पाएंगे। तो गांधी का नॉन वायलेंस नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ लठियाना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, चार थप लगाना नहीं है, कुटाई नहीं करना है, ये नहीं है गांधी का नॉन वायलेंस। गांधी का नॉन वायलेंस तो पॉजिटिव है। गांधी का नॉन वायलेंस का मतलब दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारे का विचार, प्रेम और भाईचारे का फीलिंग, ये है गांधी का जो नॉन वायलेंस है। Gandhi also advocated to follow the principle of non-violence with respect to animals। और गांधी तो कहते हैं कि हमें नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल जानवरों के साथ, बर्ड्स के साथ, इन्वायरमेंट के साथ भी फॉलो करना चाहिए। मतलब हमें इंटरपर्सनल रिलेशन में तो फॉलो करना ही चाहिए, साथ ही साथ इंटर स्टेट रिलेशंस में भी नॉन वायलेंस फॉलो करना चाहिए। मतलब यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस में भी वह एडवाइस कर रहे हैं कि दो देश अगर आपस में संबंध बनाए तो उनका संबंध हमेशा नॉन वायलेंस पर टिका हुआ होना चाहिए। मतलब वह आपस में कभी युद्ध ना करें। मतलब इंटरपर्सनल जब रिलेशंस हम क्रिएट करें तो उसमें तो नॉन वायलेंट हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम नॉन वायलेंट हो, हम नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करें। और नॉन वायलेंस तो हम एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ और इन्वायरमेंट के साथ भी करें। ठीक है, गांधी बिलीव करते थे कि जो अहिंसा है ये वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन से बिलोंग करता है। मतलब जो मानव की दुनिया है उसमें अहिंसा का स्थान है। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन हैव सोल, क्योंकि मनुष्यों के पास आत्मा है, इसीलिए जो अहिंसा है वह मनुष्यों के दुनिया से बिलोंग करता है। वहीं दूसरी तरफ जो हिंसा है यह जानवरों के दुनिया से बिलोंग करता है, वर्ल्ड ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है।
क्योंकि उनके पास डेवलप्ड सोल नहीं होता। तो इसीलिए अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे पास रीजन है, हमारे पास तार्किक क्षमता है, कॉन्साइंस है। एनिमल के पास तार्किक क्षमता नहीं है, कॉन्साइंस नहीं है, वह एपेटाइट अर्थात भूख से, अपने डिजायर से गाइडेड होते हैं। इसीलिए हमेशा जो है हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और जो हिंसा जो अप्लाई कर रहा है वह सिर्फ देखने मात्र में, अपीयरेंस मात्र में सिर्फ मनुष्य है, असलियत में तो उसके अंदर एक जानवर बसता है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। गांधी जी के लिए जो अहिंसा था वह उनका धर्म था, उनका क्रीड था, अर्थात उनका पंथ था। गांधी जी के लिए धर्म और पंथ दोनों अहिंसा था। अब हम गांधी जी के स्वराज पर चर्चा करने वाले हैं। तो गांधी जी के स्वराज को आप जब भी लिखिए तो उससे पहले आप उनके अहिंसा के प्रिंसिपल के बारे में जरूर बताइए, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ गांधी हैज द कोर आइडिया ऑफ अहिंसा, ठीक है। उसके बाद स्वराज। तो स्वराज को जो है हम इंडियन वर्जन ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं, मतलब एक तरह से भारतीयकरण है लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता का, ठीक है। लेकिन इनफैक्ट आप देखिएगा कि स्वराज जो शब्द है ये गांधी जी के पहले भी पॉपुलर था। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने ही ये जो स्वराज शब्द है, इस स्वराज शब्द को जो है कॉइन किया है, इस स्वराज शब्द को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट है स्वराज का वो इवॉल्व करता हुआ आ रहा है गांधी जी के पहले भी। गांधी ने जब अपना स्वराज दिया उससे पहले से गांधी जी के स्वराज का कॉन्सेप्ट देने से पहले से स्वराज का जो अर्थ है वह इवॉल्व करता आ रहा है। जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स मतलब नरमपंथी जानते होंगे, जिनका बोलबाला हमारे देश में 1885 से लेकर 1905 तक रहा था, आप जानते होंगे हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं, दादा भाई नौरोजी आते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय आते हैं। इनके लिए स्वराज का सिर्फ मतलब था कि हमें ब्रिटिश गवर्नेंस में अर्थात हमें अंग्रेजी प्रशासन में अधिक से अधिक भागीदारी मिले, अगर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन मिले तो उनके लिए यही स्वराज था। स्वराज का मतलब कि हमें अंग्रेजी प्रशासन में अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन मिले, भागीदारी मिले, प्रतिनिधित्व मिले, उनके लिए स्वराज का मतलब यही था। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिनको हम लाल बाल पाल कहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके लिए स्वराज का भी मतलब लिमिटेड ही था। उनके लिए स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, की हमारी सरकार होनी चाहिए। हम ब्रिटिश प्रशासन में, हम अंग्रेजी प्रशासन में सिर्फ अपनी भागीदारी नहीं लेंगे, बल्कि सरकार ही पूरी की पूरी हमारी होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि हम डोमिनियन रहेंगे, मतलब हमारा जो हेड है, आज जैसे राष्ट्रपति है ना जी, नॉमिनल हेड, कोई काम का नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कि सबसे हेड है। उसी तरह से ब्रिटिश क्राउन आज भी, आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, न्यूजीलैंड को देखिए, कनाडा को देखिए, तो ये लोग डोमिनियंस हैं। ये लोग डोमिनियंस हैं किसके? तो ब्रिटेन के डोमिनियंस हैं। तो इनके लिए हमारा सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन ये लोग पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही रहेंगे, हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, लेकिन हमारा सरकार होना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो इनके लिए स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट, एक्सट्रीमिस्ट के लिए। अरविंदो ऐसे पहले थिंकर हैं जिन्होंने स्वराज को एज अ कंप्लीट फ्रीडम के रूप में इंटरप्रेट किया। अरविंदो के लिए स्वराज का मतलब है पूरी तरह से जो विदेशी रूल है, जो विदेशी शासन है, उससे पूरी तरह से मुक्ति। अरबिंदो डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करते। अरबिंदो चाहते हैं कि हमारा देश रिपब्लिक बने, गणतंत्र बने, जो हमारे देश का हेड हो वो भी हमारे द्वारा चुना जाए, अर्थात राष्ट्रपति। तो अरबिंदो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि स्वराज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको इंटरप्रेट करते हैं एज अ कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। लेकिन गांधी के लिए स्वराज का जो मतलब था वह ब्रॉडर था। गांधी के लिए स्वराज का मतलब काफी बृहद था और उन्होंने अपने स्वराज के आइडिया को अपने बुक हिंद स्वराज में एक्सप्लेन किया है। गांधी के स्वराज का डिफरेंट डायमेंशंस था, अलग अलग आपको आयाम देखने को मिलेंगे जो गांधी के स्वराज का कॉन्सेप्ट है उसका।
सबसे पहले गांधी पॉलिटिकल स्वराज का बात करते हैं। गांधी के लिए पॉलिटिकल स्वराज की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल स्वराज का दो मतलब है। सबसे पहला तो नेशनल इंडिपेंडेंस, जिसकी बात अरबिंदो कहते हैं कि पूरी तरह से हमारा देश आजाद हो, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए और ब्रिटिश रूल जो है वह यहाँ से खत्म हो जाए, यहाँ से चला जाए। तो ये तो इनएविटेबल पार्ट था गांधी जी के भी स्वराज का। जो दूसरा इनका पॉलिटिकल स्वराज था कि पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, अर्थात जो हमारे लोग होंगे, जो व्यक्ति होंगे हमारे देश के, उनकी राजनैतिक स्वतंत्रताएं, वह भी स्वराज का मतलब था गांधी के लिए। गांधी भरोसा करते थे, गांधी को ये विश्वास था कि पॉलिटिकल स्वराज को हमें लिमिटेड नहीं करना चाहिए बाय द पॉलिटिकल लिबरेशन ऑफ इंडिया, कि बस हमारा यहाँ से ब्रिटिश चले गए, हमें आजादी मिल गई, स्वराज हो गया। ये स्वराज का असली मतलब नहीं है। गांधी तो चाहते थे कि हर एक जो इंडियन है उसका इमांसिपेशन हो, मतलब वह मुक्त हो और उसको पॉलिटिकल फ्रीडम दिया जाए। अर्थात हर एक भारतीयों को यह एहसास हो कि हमारी सरकार है, हम अपने लोगों को हमारे लिए कानून बनाने के लिए चुन रहे हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। और स्वराज का मतलब गांधी के लिए ये भी है कि अगर सरकार कोई गलत काम करे तो जनता के पास इतनी शक्ति हो, इतना क्षमता हो कि वह सरकार को रोक सके, सरकार को कह सके कि आप गलत कर रहे हो, खबरदार। कम से कम इतना ताकत तो जनता के पास आए। तो यही चीज गांधी कहते हैं। इनफैक्ट गांधी वाज ट्राइंग टू अवेक द कॉन्शियसनेस। इनफैक्ट गांधी जो है वह लोगों की चेतना को जगाना चाहते थे। एक एवरेज विलेजर, एक औसत जो गांव वाला है, उसको यह एहसास हो कि ही इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। वह अपने नियति का मेकर खुद है। वह अपना लेजिस्लेटर, मतलब कानून निर्माण करता खुद है, अपना रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिसने उसने चुना, उसके द्वारा वह खुद अपने लिए कानून बना रहा है, खुद अपने डेस्टिनी का मेकर है। ये कम से कम उसके अंदर विश्वास आ जाए। He wanted to educate the masses. वह जनता को पढ़ाना चाहते थे, शिक्षित करना चाहते थे, ताकि उनके पास इतना ज्ञान जरूर आए, इतनी जागरूकता जरूर आए कि जब सरकार अपने अथॉरिटी को, अपने सत्ता को मिसयूज करे तो जो जनता है उसको चेक कर सके। लेकिन आज भी जनता चेक कहाँ कर पाती है। आज भी हमारे यहाँ इतनी शिक्षा नहीं है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो जनता चेक कर पाए। लेकिन गांधी कितना ऊंचा सोचा करते थे, आप इससे जान सकते हैं। गांधी ये भी सजेस्ट करते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कैन बी इंश्योर थ्रू द पंचायती राज, कि अगर हमें सच में लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम देना है तो इसे हम पंचायती राज अर्थात डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के तहत इसको हम इंश्योर कर सकते हैं। एक सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं जहां जो इंडिविजुअल है वह सेंटर में रहे, मतलब इंडिविजुअल को केंद्र में रखा जाए और उस प्रकार से प्रशासन को चलाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो संविधान बना, जो व्यवस्था बनी, उसमें इंडिविजुअल केंद्र में नहीं है। केंद्र में कौन है? तो ब्यूरोक्रेट्स, हमारे बाबू लोग केंद्र में है, नौकरशाह लोग केंद्र में है। समझ रहे हैं? ये बात है। फिर दूसरा जो डायमेंशन है गांधी के लिए स्वराज का, वह है इकोनॉमिक स्वराज। आर्थिक स्वराज की बात करते हैं गांधी, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, अर्थात व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता। यह भी स्वराज का मतलब है। स्वराज को सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में गांधी जो है लिमिट करके नहीं रखना चाहते। इकोनॉमिक स्वराज का मतलब है सोशल जस्टिस, मतलब प्रमोशन ऑफ गुड ऑफ द ऑल, मतलब सबके लिए अच्छा करना, इक्वली सबको प्रमोट करना, वीकेस्ट तक को प्रमोट करना, जो सबसे कमजोर है उनको तक प्रमोट करना। उनके लिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंक्लूड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड, की मतलब जीवन जीने के लिए मतलब आजीविका के लिए साधन हो, लाइफ में डिग्निटी हो। ठीक है, डिग्निटी टू मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, मतलब जितने भी लोग गरीबी में, मिलियंस ऑफ लोग गरीबी में रह रहे हैं, सबके पास आजीविका का साधन हो और उनको डिग्निटी दिया जाए। ठीक है, डिग्निटी में वो अपने लाइफ को जिए, गौरव
पूर्ण वह अपने जीवन जिए। ऐसा नहीं कि कोई उनको खदेड़ दे, लात मार दे, कहीं भी जाए तो उनका कुछ सुना ना जाए, जैसे आज गरीबों के साथ होता है। गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि डीसी ऑफिस में जाओगे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, कलर के पास जाओगे भागो, दूर जाओ गेट से। ऐसा गांधी नहीं चाहते थे। गांधी कहते हैं कि अगर हमको इकोनॉमिक स्वराज को अगर अचीव करना है तो हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को, मतलब लघु उद्योगों को प्रमोट करना होगा, हमें खादी को प्रमोट करना होगा। और इनफैक्ट अगर इन चीजों को अगर किया जाता ना देश की आजादी के बाद, तो आज हमारा देश काफी ऊपर रहता। आज हम एमएसएमई पे ध्यान दे रहे हैं जी, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों पर, तो उस समय हमने क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दिया? उस समय ही हमें ध्यान देना चाहिए था। तो गांधी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है आज भी, और उस समय भी गांधी बहुत ज्यादा प्रासंगिक थे। फिर तीसरा उनका स्वराज का डायमेंशन है स्पिरिचुअल स्वराज, मतलब सेल्फ रूल या स्पिरिचुअल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मैंने सेल्फ डिसिप्लिन एक तरह से आप कह सकते हैं। स्वराज मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब यार मान लो सामने दारू की दुकान हो, आप जाकर दारू पी ले रहे हो, तो आपको पता है कि दारू पीना खराब है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको पी लोगे। तो आप स्वतंत्र कैसे हो? आपके पास स्वराज कैसे है? आप तो गुलाम हो जो भौतिक चीजें हैं उनका। तो गांधी जी स्पिरिचुअल स्वराज क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के मन में, कि अगर आपको पता है कि ये चीज गलत है, तो आप अपने आप को रूल कर सको, सेल्फ डिसिप्लिन में रह सको, सेल्फ कंट्रोल कर सको खुद को अपने डिजायर को, कि नहीं नहीं ये गलत चीज है, ये हमें नहीं करना है। तो गांधी जी स्पिरिचुअल स्वराज की बात इस सेंस में करते हैं। मुझे उम्मीद है एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आया होगा। तो आज भी भाई आप लोग भी कम से कम स्पिरिचुअल स्वराज से कुछ तो सीखो। आपको पता है कि दिन भर अगर सिर्फ हम गेम्स खेलेंगे या फिर वीडियोस देखेंगे या फिर फिल्म्स देखेंगे, तो ये हमारे लिए हानिकारक है, आंखें खराब होंगी, कुछ नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, आप सेल्फ रूल नहीं कर पाते अपने आप को, अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो भाई कम से कम स्पिरिचुअली फ्री बनो, तब पूरी तरह से आप स्वराज गेन कर पाओगे। ठीक है, अभी तो आपको इकोनॉमिक स्वराज भी गेन करना है, अभी पॉलिटिकल स्वराज को आप सही से एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, अभी तो आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भड़क मत जाना, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था एग्जांपल देकर। तो गांधी का जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल स्वराज का, ये इंस्पायर्ड है उपनिषद से। स्पिरिचुअल स्वराज का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, या अपने इच्छाओं को कंट्रोल करके रखना। Thus for Gandhi there is no real स्वराज without the self discipline। इसलिए गांधी के लिए रियल स्वराज तब तक नहीं होगा जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगे। और गांधी का जो स्पिरिचुअल स्वराज है, ये इन्फ्लुएंस था लियो टोल्स्टॉय। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, लियो टोल्स्टॉय का जो बुक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, मैन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। लोगों को एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं चाहिए, मतलब आपको जब तक मम्मी पापा दो डंडा ना मारे कि मत देखो टीवी, मत गेम खेलो, जाकर पढ़ाई करो, तो ये एक्सटर्नल कंट्रोल हो गया। तो लियो टोल्स्टॉय अपने बुक में किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू में बताते हैं कि इंसान को एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं चाहिए। इनफैक्ट इंसान अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन में रख सकता है। और इंसान अगर खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रख पा रहा है, सेल्फ कंट्रोल कर पा रहा है, तो इनफैक्ट उसके पास स्पिरिचुअल स्वराज है। एंड दिस इज द मोस्ट ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ स्वराज, और ये सबसे वृहद डायमेंशन है, आयाम है स्वराज का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ स्कॉलर्स तो ये भी बिलीव करते हैं कि कल्चरल स्वराज की भी गांधी बात किया करते थे, और कल्चरल स्वराज भी एग्जिस्ट करता है गांधी के थॉट में। कल्चरल स्वराज का सिंपल सा मतलब है कि अपने संस्कृति को जो है रिस्पेक्ट करना, और दूसरे के संस्कृति के खिलाफ टॉलरेंस की भावना रखना। ठीक है, दूसरे के संस्कृति को टॉलरेट करना, अपने संस्कृति को जो है रिस्पेक्ट करना। क्योंकि गांधी का कहना था कि अगर आप अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपका गांधी का एक तरह से पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है स्वराज का, यही है। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि गांधी जी ने एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया है स्वराज का, जिसमें पॉलिटिकल स्वराज, इकोनॉमिक स्वराज, स्पिरिचुअल स्वराज
सभी इसमें इंक्लूडेड हैं, इवन कल्चरल स्वराज और कहाँ-कहाँ बुक्स के नाम लिखने हैं, ये सब आप इंट्रोडक्शन के बाद लिखिएगा, आपका आंसर बहुत ही बेहतर बनेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। मुझे वो पूरा उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और हम इनफैक्ट मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इसलिए पढ़ते हैं ताकि कुछ सीख सकें इन थिंकर्स से, इन महान हस्तियों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम में आंसर लिख कर और आ गए। तो कोशिश कीजिए कि गांधी का 1% भी हम अपने आप में अगर उतार लें, तो शायद हम लोगों का जो जीवन है, वह सफल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर शायद अम्बेडकर जी पर आने वाला है। तो चलिए फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक इस नोट्स का। बहुत-बहुत धन्यवाद।